कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें सामान्य हिंदी जो विषय है, जिसमें हम हिंदी व्याकरण को भी समझेंगे, उसकी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और ये पहला लेक्चर है तो शुरू करते हैं इसको बिना देर किए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसके सामान्य परिचय पर और देखेंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके सामने हिंदी भाषा का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हिंदी भाषा का शब्द है हिंदी, ये नामकरण जो है अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये फ़ारसी भाषा का जो है क्या है, शब्द है। आप जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, भारत का प्रारंभिक इतिहास है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। जब भी हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो एक और नाम जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो हमारे जहन में सबसे पहले आ जाता है। अब हुआ ये कि जो ईरान और इराक से आने वाले लोग थे, उन्होंने सिंधु शब्द का जो उच्चारण है वो सही ढंग से नहीं कर पाए, उसे वह हिंदू कहते थे, तो सिंध को उन्होंने हिंद कहा। तो ऐसे में जो सिंध की भाषा थी वो हिंदी कहलाई, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो हिंद कहलाता था। तो हिंदी जो शब्द है वो दरअसल फ़ारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी भाषा की जो शुरुआत है वो किसी एक निश्चित तारीख, एक दिन पर तो होती नहीं है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग भाषाएं अपना स्वरूप निर्धारित करती गई और अंततः हिंदी आज वैसी है जैसी हम उसे जानते हैं। अभी के लिए एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमें इतना समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो संस्कृत भाषा कही जाती है, उस संस्कृत भाषा में आप ये समझिएगा कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में एज इट इज़ ले लिए गए हैं। खैर, खड़ी बोली का आपने नाम सुना होगा, है ना। बोली जो है वो क्या होती है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। खड़ी बोली में ज़्यादातर शब्द जब संस्कृत के मिला लिए गए 50% से अधिक, तो जो भाषा बनी वो हमारी हिंदी है। इसी तरह से खड़ी बोली में जब आप देखेंगे कि अरबी भाषा के शब्द जो है वो मिलाए गए, तो वो जो भाषा बनी वो उर्दू बन गई। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो हिंदी भाषा है ये कौन से परिवार का हिस्सा है। अब आप कहेंगे परिवार, तो देखिए क्या होता है ना कि लगभग 3000 से भी ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो बोली जाती है समग्र विश्व में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 3000 भाषाओं को जो है हमने अलग अलग लगभग 13 परिवारों में बांट दिया है। इन 13 परिवारों के और भी ज़्यादा वर्गीकरण हैं, जिनमें परिवार के अंतर्गत हमने उन्हें उपशाखाओं में भी बांटा हुआ है। अब अगर हम बात करें हमारी हिंदी की, तो हिंदी जो भाषा है ये भारत और यूरोप का जो हिस्सा है, उन भाषाओं से मिलकर के जो एक परिवार बना है, भारत और यूरोप, उस परिवार को हमने नाम दिया है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार उसका हिस्सा है। और इस भारोपीय परिवार में भी एक शाखा निकल के आती है दोस्तों, जिसका नाम है इंडो आर्यन शाखा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंडो आर्यन शाखा। तो ये जो इंडो आर्यन शाखा है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हिंदी को जो है हमने शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों, वो क्या है, वो ये है कि जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि हिंदी जो है वो एक भाषा है, और हिंदी भाषा जो मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं वो है, तो ये एक भाषा है। और इस भाषा को अगर हमें लिखकर किसी के सामने अभिव्यक्ति इसकी करनी है, तो आप जानते हैं कि जब हम उसे लिखेंगे तो हमारी जो ध्वनि है उसको आकार देना पड़ेगा लिखने के लिए। तो उस जो आकार हम उसको देंगे वो ध्वनि संकेत कहलाते हैं। जैसे जब मैं आपसे कहता हूँ ना अ, तो अ को अगर मैं आपसे कहूँ लिखिए, तो अ को हम इस संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, है ना। अ अनार का हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। तो अ जो है वो क्या है, ध्वनि संकेत है। लिखने के लिए हमने इन संकेतों का, इन आकारों का प्रयोग किया है। तो जो बोली जा रही है और जो सुनी जा रही है वो भाषा है। और इसी भाषा को, हिंदी को, जब हम लिखते हैं और लिखी गई और पढ़ी गई, तो ये जो है पढ़ी गई, ये कहलाती है हमारी लिपि। क्या कहलाती है, ये हमारी लिपि कहलाती है। तो भाषा और लिपि में क्या फ़र्क है, या एक दूसरे से किस प्रकार संबद्ध हैं, ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि जो बोली गई है और सुनी जा रही है वो भाषा है, और जो लिखी गई और जो पढ़ी जाएगी वो लिपि कहलाती है। इसको अंग्रेज़ी में लिपि को हम स्क्रिप्ट कहते हैं।
ठीक है। तो हिंदी भाषा के लिए जिस लिपि का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हमने नाम दिया है, या उसका नाम है देवनागरी, देवनागरी लिपि। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जब हम समझ ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समय देके अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि क्या है, कई बार अभी हाल फिलहाल में हिंदी दिवस भी गया है और हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इसलिए समझ लेना चाहिए क्योंकि वो बेस बन जाती हैं। जब वो बेस बनती हैं तो हमें चीज़ें आसानी से फिर पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी की जो शुरुआत है वो वर्ण से होती है, जिसमें हम शुरुआत अगर व्यंजनों की करें स्वर के बाद में तो क से शुरू होता है ना। पहली लाइन क वाली है, फिर उसके बाद वाली जो लाइन है वो च वाली लाइन होती है जो हम पढ़ते हैं, फिर ट वाली लाइन होती है, फिर ट के बाद में त वाली लाइन आती है, फिर त वाली लाइन के बाद में प वाली लाइन आती है। इस तरह से ये व्यंजनों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम हिंदी भाषा की बात करें तो हम एक शब्द यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है एक वैज्ञानिक भाषा है। तो अब इसके पीछे का क्या प्रमाण है कि हम इसे एक वैज्ञानिक भाषा कह रहे हैं? तो देखिए सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा जब तैयार होकर सुबह सुबह जो सेकंड क्लास में पढ़ता है, वह जब स्कूल जाना होता है उसे सुबह उठकर, तो वह सबसे पहले तैयार होकर स्नान करने के बाद में अपने आंतरिक वस्त्र धारण करता है ना। उसके बाद में फिर वह पैंट पहनेगा, स्कूल यूनिफॉर्म का शर्ट पहनेगा, और फिर उसके बाद में वह मोजे पहनेगा, है ना। फिर बैग टांगेगा, जूते पहनेगा और स्कूल चला जाएगा। जब वह स्कूल से लौट कर आएगा तो सबसे पहले वह उस वस्तु को उतारेगा अपने शरीर से जो उसने सबसे अंत में टांगी थी, जैसे कि मान लीजिए जूते। फिर वह अपना बैग उतारेगा। तो क्रम जो है वो पलट गया। तो जैसा हमें दिखाई देता है वैसा हमारे मुंह की शुरुआत होठ से नहीं होती, हमारे मुंह की शुरुआत होती है हमारे कंठ से बच्चों। तो कंठ से जो हमारे मुंह की शुरुआत होती है, तो जो क वाली लाइन है ये कहलाती है कंठ व्यंजन के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आप जब च वाली लाइन बोलते हैं तो मूर्धा से आपकी जीभ टकराती है, कंठ से आप बाहर की तरफ आने लगे। तो मुख की शुरुआत कंठ से हुई और आते आते फिर आप जब आप ट पर आते हैं तो फिर आप देखते हैं कि फिर दांत और तालू के बीच में मूर्धा भी कह सकते हैं आप, वहाँ पे टच होता है ना। फिर त पे जब आप आते हैं तो दांत पे टच होती है आपकी जीभ, प फिर आपके होंठ टच होने लगते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी भाषा है ये एक वैज्ञानिक भाषा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मैं दरअसल ये कहते कहते आपसे शब्द निकल जाता है बच्चों, है ना। तो आप इसे अन्यथा में नहीं लेंगे। मेरे लेक्चर्स में पढ़ाने की आदत है, हमेशा से विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो ये शब्द निकल जाता है। तो साथियों आप समझ गए। और संविधान एक ऐसी किताब है हमारे देश की जिसमें नियम लिखे हुए हैं कि हमें किस नियम का पालन किस व्यक्ति को किस तरह से करना होता है। आप जानते हैं ना कि देश को चलाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संविधान का होना बहुत अनिवार्य है। और आप तो पढ़ते ही हैं, राजनीति पढ़ते हैं आप, जिसमें आप संविधान के विषय में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि संविधान में कानून और उनका जो रक्षण है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी जिम्मेदारी है ना। सुप्रीम कोर्ट के हवाले न्याय व्यवस्था जो है वो रक्षण करती है कि कहीं पे भी कोई असंवैधानिक अगर कृत्य होता है तो फिर वहाँ पर सज़ा का भी प्रावधान है। खैर, तो संविधान में अगर किसी बात का वर्णन है या कोई बात वर्णित है तो वो ज़्यादा प्रामाणिक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अनुच्छेद है संविधान में एक, वो है 343। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा शुरुआत में। इसके अनुसार क्या है कि हिंदी जो है उसको भारत की जो है राजभाषा घोषित किया गया है। अब देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। जितने भी काम होंगे देश में, भारत देश की हम बात कर रहे हैं, जितने भी काम होंगे वो सब हिंदी भाषा में होंगे। द्वितीय नंबर पर जो है वो अंग्रेज़ी का स्थान आता है, जिसको उपभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तय कैसे होता है कि राजभाषा किसी देश की क्या होगी। बहुत ही सरल सा इसका पैमाना है। देश की कुल जनसंख्या का आधे से ज़्यादा प्रतिशत जिस भाषा को बोलते हैं उसी भाषा को वहाँ की राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही सरल सा पैमाना मैंने आपको समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पर बताया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो कुछ बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर जब मैं आपसे कहता हूँ कि हम भाषा की बात करें तो आप कहेंगे कि अगर भाषा की कोई परिभाषा हमें देनी हो तो हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो देखिए एक बहुत ही
अच्छी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ कि हम जब भी कुछ हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, हमारे मन में जो भाव पैदा हो रहे हैं उनको प्रकट करना चाहते हैं, तो हम जो उच्चारण करते हैं, जिन अवयवों को हम उच्चारण करते हैं, उससे हमारी मन मुताबिक जो ध्वनि संकेत हैं, ध्वनि प्रतीक हैं, उनको हम एक ऐसी व्यवस्था में डाल दें कि वो व्यवस्था जो है वो संरचनात्मक लगने लगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसा कहेंगे कि अपनी इच्छित ध्वनि प्रतीकों को संरचनात्मक व्यवस्था के तौर पर जब आप देखेंगे कि समाज विशेष में कुछ लोग बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं अपने विचारों का, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि वो भाषा है। यानी सरल भाषा में कहें तो भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है, हमारे भावनाओं और विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उसे ही हम जो है आप कहेंगे अभिव्यक्ति को ही भाषा कहेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको इससे संबंधित नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये भाषा जो है वो भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अब समझने की ज़रूरत हमें यहाँ पर ये है कि हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो रहा है ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे। एक टर्मिनोलॉजी और आती है यहाँ पे हमारे समझने के लिए, वो है क्या कि व्याकरण, है ना, हिंदी का व्याकरण। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। बोली जो है वो क्या है, आप ऐसे समझिए कि वो भाषा का बचपना है। बोली जो है वो भाषा का बचपना होती है। और अगर हम बात करें कि जो भाषा है, बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। बोली और भाषा में यही अंतर है कि बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता, क्योंकि बोली जब बड़ी होती है तभी भाषा बनती है। बोली को सीमित क्षेत्र में लोग बोलते हैं, लेकिन भाषा व्यापक रूप है। तो भाषा में हमें समझने की ज़रूरत है व्याकरण को। अब व्याकरण क्या होता है मुझे ज़रा बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जहाँ का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, तो जब असेंबली, मॉर्निंग असेंबली होती है ना, आप देखते हैं कि प्रार्थना में जब खड़े होते हैं विद्यार्थी एक यूनिफॉर्म पहन के, है ना, राष्ट्रगान में जब हम खड़े होते हैं, या आप सेना को देखिए, देश की एक ही यूनिफॉर्म में जब वो खड़ी होती है तो कितनी व्यवस्थित दिखाई देती है। कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो अगर, तो वो अलग ही समझ में आ जाती है। ये यूनिफॉर्म की एक ख़ास विशेषता है। तो उसी तरह से हिंदी भाषा में मान लीजिए कि मैं एक कवि हूँ और मैं अपनी एक कविता यानी काव्य रचना जो है वो प्रकट कर रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने एक विधा का प्रयोग कर दिया भाषा के अंतर्गत, और मैं कह रहा हूँ कि यही सही है। कोई और दूसरा मुझसे बड़ा विद्वान आया और उसने कहा कि नहीं ये गलत है, मेरी वाली जो विधा का मैंने प्रयोग किया है, जो रचना है, वहाँ पर वो शब्द का अर्थ मेरा वाला सही है। ऐसे में तो विवाद छिड़ जाएगा। तो किसी को तो बीच बचाव करना पड़ेगा कि नहीं भाई, भाषा के भी अपने कुछ नियम हैं। भाषा को इस तरह से हमें जो है वो व्यवस्थित करने की ज़रूरत है कि कोई त्रुटि उसमें ना हो। भाषा का जो शुद्ध रूप है वो उसी का सर्वोत्तम रूप कहलाता है। और जब कोई शुद्ध भाषा उच्चारित करता है तो उसकी बात ही अलग होती है ना। आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते किसी भी भाषा में, ठीक है, क्योंकि उन्हें भाषा की शक्ति का अनुमान होता है। तो अब देखिए व्याकरण जो है ना वो क्या करता है, थोड़ा कसने का काम करता है। भाषा में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, भाषा में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सीमाएं हैं, भाषा में अनुशासन लाने का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो व्याकरण का होता है। तो व्याकरण का सरल अर्थ आप समझिए कि ये जो है ये किसी भी भाषा में, अभी तो हालांकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, भाषा के अनुशासन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कोई कारक है तो वो व्याकरण कहलाता है। भाषा में अनुशासन पैदा करने का काम व्याकरण का है। जीवन में भी आप जानते हैं कि अनुशासन का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाषा के कुछ खास तत्वों के नाम बताइए आप, भाषा के तत्वों के बारे में हमें अगर बताना हो तो सबसे पहले तो अभी आप बात करेंगे कि एक व्याकरण इसका हिस्सा होता है ना, स्पष्ट व्याकरण इसका हिस्सा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो रचनाएं होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। रचनाओं का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में तो आप जानते ही हैं कि इसके तत्व में आप भाषा में किस तरह से हम राजनीति के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें भाषा के तत्वों के भीतर समाहित हैं,
ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाषा के जो भेद होते हैं, है ना, भेद प्रकार, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए जब मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप उसे सुन रहे हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ अपने मुख से ध्वनि प्रकट कर रहा हूँ, भाषा है ये, तो ये कहलाएगा मौखिक। ये कहलाएगा मौखिक, मौखिक भाषा कहलाएगी ये। अंग्रेज़ी में इसे आप वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, मौखिक भाषा। अब इसमें क्या होता है ना कि हम हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति जो है वो बोलकर प्रकट करते हैं। हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के माध्यम से हम भावनाओं की, विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, और हमारे जो विचार हैं उन्हें सुनाते हैं और सुने भी जाते हैं लोगों के विचार। तो ये जो भाषा है ये मौखिक भाषा कहलाती है। चाहे आप किसी तरह की कहानी सुन रहे हों, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, है ना, या फिर आप समझिए कि आप कोई बोल रहा है उसे सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आएंगी। अब इसी को यदि मैं आपको स्क्रिप्ट के रूप में दे दूं, यानी मैं आपसे कहूं कि इसे जो है मैं अब आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है, तो फिर लिख के बता रहा हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर आपकी लिखित भाषा। वो कहलाएगी लिखित भाषा, यानी ध्वनि संकेतों के, ध्वनि प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, है ना, हमारे भावनाओं को, विचारों की अभिव्यक्ति हम इस प्रकार करें कि लिख दें और सामने वाला पढ़ ले उसे। तो मौखिक भाषा का जो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मौखिक भाषा में बोलना और सुनना शामिल है, ऐसे ही लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना शामिल है। तो जब हम अपने मन के भावनाओं की अभिव्यक्ति को लिखकर बताते हैं, व्यक्त करते हैं, और कोई उसे पढ़ लेता है साथियों, तो वो फिर लिखित भाषा के अंतर्गत आती है ना। चाहे आप अखबार पढ़ें, अखबार में खबरें पढ़ें, है ना, या कोई किताब आप पढ़ें, तो या जो मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसे आप पढ़ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं लिखित भाषा के भीतर समाहित है। ठीक है, तो अभी हमने भाषा के दो भेद देखे, एक मौखिक और एक लिखित। एक तीसरा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो तीसरा क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं रोड पर, सड़क पर, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको संकेत करती है, आपको सिग्नल देती है कि अब आपको इस तरफ मुड़ना है, अब आपको उस तरफ मुड़ना है, अब आपको रुक जाना है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो भाषा का एक ये रूप भी है कि हम बोलने, सुनने या लिखने पढ़ने से इतर यानी अलग हट करके अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, संकेत की अभिव्यक्ति की। यानी हम अपनी भावनाओं को संकेत चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक के पहुंचा रहे हैं। तो ये जो भाषा का भेद है, रूप है, ये कहलाता है, आप देखेंगे, सांकेतिक रूप, सांकेतिक भाषा। ठीक, तो ये तीन आप समझ लीजिए कि हमने इसके भेद देख लिए। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते। तो जो बोल नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, ऐसे में ये जो सांकेतिक भाषा है इसका प्रयोग सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो भाषा के भेद तो हमने यहाँ पर समझ लिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसी मुख्य बातें हैं, कौन कौन सी, जिससे एक भाषा को जो है अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं भाषा के अंगों की। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, भाषा की शुरुआत होती कहाँ से है? इससे आपको ना रटना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम याद रहेगा, क्रम से याद रहेगा। मुझे बताइए भाषा की शुरुआत होती कहाँ से है? ध्वनि से। आप कहेंगे ध्वनि से। जब तक हमारे मुख से ध्वनि निकलेगी नहीं तब तक के भाषा में बदलेगी कैसे, तब्दीली कैसे होगी? पहले तो, सबसे पहले तो ध्वनि ही निकली होगी, है ना। तो भाषा के अगर हम अंगों की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी पहले स्थान पर ध्वनि की। सही कहा ना मैंने, ध्वनि। ध्वनि क्या है? हमारे मुख से निकलने वाली जो आवाज़ है वो ध्वनि कहलाती है। और चूँकि बात बोलने की हो रही है तो ये भाषा के भीतर ही आएगा, मौखिक भाषा के भीतर बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मौखिक भाषा में प्रयोग हो रही है। अब ध्वनि तो आपने निकाल दी, लेकिन ध्वनि आपने क्या निकाली? ध्वनि जैसे मैंने बोल दिया क, है ना, तो क क्या है? या मैंने बोल दिया
तो अ क्या है? क, ये सब हम कब पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। तो वर्णमाला, जिसे अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, अगर हम बात करें वर्ण की, तो उससे मिलकर के वर्णमाला बनी है। तो ध्वनि जो है वो दरअसल उसका अगला जो स्वरूप हमें भाषा के अंतर्गत भीतर पढ़ना है वो हो जाएगा आपका वर्ण। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वर्ण। तो एक तो हमने भाषा का अंग ध्वनि देख लिया और एक देख लिया वर्ण। अब वर्ण कुछ भी हो सकते हैं। वर्ण चाहे वो तो वो स्वर हो सकते हैं, चाहे तो वो व्यंजन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सरलता के लिए लिख भी देता हूँ कि वो स्वर भी हो सकते हैं और वो व्यंजन भी हो सकते हैं। इसके बाद में अब वर्णों से मिलकर के क्या बनता है मुझे बताइए। जैसे मैंने कह दिया म और आ, अब आपने इन्हें मिलाना है और एक सार्थक ध्वनि जो है प्रकट करनी है। तो आप कहेंगे क्रम थोड़ा पलट दीजिए, आम, आम हो गया। अब आम जब मैं कहता हूँ तो आपके जहन में फल भी आ सकता है, आम जो फलों का राजा कहलाता है। या सामान्य अर्थ में जब हम बात करते हैं तो आम कहते हैं ना, आम नागरिक है ये, है ना, तो आम वह भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमने वर्ण से जोड़ करके क्या बना दिया? शब्द बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शब्द। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं, है ना। यहाँ पर मैं चौथा जो अंग है वो भी लिख ही देता हूँ, वाक्य। अब क्या होता है ना, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो एक वाक्य में कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे मैंने कहा था ना, आम, ये एक स्वतंत्र शब्द है। लेकिन जब मैं इसका किसी वाक्य में प्रयोग कर लूँगा, इस शब्द का प्रयोग जब मैं किसी वाक्य में करूँगा और वाक्य में करने के बाद में इसकी जो संज्ञा है, जो इसका नाम है, वो बदल जाएगा थोड़ा। अब वो दो शब्दों को मिला करके भी मैं एक बात कर सकता हूँ, स्वतंत्र शब्द को लेकर भी, लेकिन तब मैं उसे पद कहूँगा। क्या कहूँगा? पद कहूँगा। तो शब्द और पद में क्या बुनियादी अंतर है, ये मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए, चार भेद तो, चार अंग तो हमने समझ लिए हिंदी भाषा के। सबसे पहले ध्वनि हो गई। ध्वनि जो प्रकट कर रही है वो वर्ण है, सांकेतिक माध्यम से। शब्द हो गए, वर्णों से मिलकर बने हुए, और शब्द से मिलकर के वाक्य बनते हैं। आप जानते हैं ना कि शब्दों का जो सार्थक समूह है वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब अगर शब्दों को बिना व्यवस्थित किए हम अगर संयोजित कर दें तो वो कोई वाक्य बनेगा नहीं, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि, लिख दिया मैंने, है मोहित, है मोहित नाम मेरा। ये थोड़ा सुनने में उतना व्यवस्थित नहीं लग रहा है। वहीं अगर मैं इसको लिख दूं कि मेरा नाम मोहित है, तो ये एक व्यवस्थित वाक्य लगेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि वाक्य जो है वो कुछ भी नहीं है, शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अर्थ प्रकट करता है, यानी सार्थक समूह है, वही वाक्य कहलाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है, बोला तो है ही, लिख भी दिया है। तो जब लिख दिया है तो फिर यहाँ पर बात आ जाएगी लिपि की, बात आ जाएगी लिपि की। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि हिंदी भाषा में जो लिपि हम प्रयोग में लाते हैं वो कहलाती है देवनागरी। वो लिपि जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं वो देवनागरी कहलाती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये बात हमें जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि संसार की सबसे, जो ये मान के चलिए कि व्यापक लिपि कहलाती है, वो देवनागरी ही कहलाती है। कि आपके मुख से जो भी ध्वनि आप प्रकट करेंगे, जो भी ध्वनि आप प्रकट करें, उस ध्वनि को प्रकट करने की जो क्षमता है जिस लिपि में है वो देवनागरी है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर मैंने अपने मुंह से बोला ड, तो हिंदी में आप उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कहा दवात का, तो उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, है ना। अगर मैंने अपने मुख से ध्वनि उच्चारित करी ध, तो मैं उसे इस तरह से प्रकट करूँगा देवनागरी लिपि में ध, है ना। या अगर मैंने मुख से ध्वनि उच्चारित करी ढ़, तो मैं इस तरह से प्रकट करूँगा उसे। या मैंने मुख से ध्वनि उच्चारित करी ढ़, अड़, ड़, तो ये ड़ को भी मैं
इस तरह से यहाँ पे प्रकट कर सकता हूँ देवनागरी लिपि में। लेकिन आप देखेंगे कि एक और लिपि है जो अंग्रेज़ी भाषा के लिए, इंग्लिश के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, अपनी रोमन, है ना, रोमन स्क्रिप्ट। तो उसमें अगर आपको ड भी बोलना है तो डी से शुरू करना पड़ेगा, द भी बोलना है तो डी से शुरू करना पड़ेगा, ध भी बोलना है तो डी से शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि तमाम ध्वनियों के लिए केवल एक ही संकेत है, वो है डी। लेकिन देवनागरी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा की भी लिपि कहलाती है और मराठी की भी लिपि देवनागरी ही है। ठीक है, मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि देवनागरी लिपि का कितना महत्व है। ये संसार की सबसे व्यापक लिपि है। ठीक, ओके। अब देखिए, हमने जब भाषा के अंगों को भी समझ लिया और भाषा क्या होती है उसकी परिभाषा पर भी हमने बात कर ली, और हमने अब यहाँ पर भाषा के कुछ अंगों को भी ख़ास तौर से समझ लिया, जान लिया। एक इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देख रहे हैं, और इस वीडियो का उद्देश्य, मैं बार बार कहूँगा, यही है कि आप भाषा का बुनियादी स्वरूप जो है वो समझ पाएँ। ठीक है, एक बेस तैयार होगा इस लेक्चर में, ताकि आप जो है बड़ी सरलता से आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको एक बार यहाँ पर ये बता देता हूँ कि बोली और भाषा जो है उसमें क्या फ़र्क होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाएं। ठीक, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, बोली, बोली क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है बच्चों, सॉरी साथियों, मेरे मुंह से फिर बच्चों निकल गया। एक क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है, जहाँ पर स्थानीय व्यवहार प्रयुक्त हो रहा है। और स्थानीय व्यवहार में क्या होता है, आपस में बोलचाल की जो भाषा है वो, वहाँ पे भाषा के साथ कई सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं। अब जैसे मैं कई बार ऐसा कहूँगा कि वो, किसी ने मुझसे कहा कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया, तो मेरे मुंह से निकलेगा काय को या काय के लिए। लेकिन आप देखेंगे ना कि कभी आपने लिखा नहीं है, कभी आपने ऐसा लिखा काय को, काय के लिए, किसी आवेदन पत्र में या फिर किसी प्रार्थना पत्र में या किसी कहानी में जब आप लिख रहे हैं हिंदी देवनागरी लिपि में, तो क्या कभी आपने काय को कहा? नहीं कहा है ना। किस लिए? जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। तो लिपि जो होती है ना, वो किसी एक छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर स्थानीय व्यवहार जो है उसमें जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, जो कि सही मायनों में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से विकसित नहीं है, क्योंकि उसका अपना एक व्यापक व्याकरण नहीं होता है ना। मैंने आपसे कहा ना कि बोली जो है वो बचपना है भाषा का, जब बोली बड़ी होती है तो फिर वो भाषा में बदल जाती है। तो बस वही कहानी है कि ये एक सीमित क्षेत्रों में, दायरे में बोली जाने वाली भाषा ही है, लेकिन अर्ध विकसित है, अल्प विकसित है। ठीक है, बोली कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई एक आधी आप बोली का नाम बताइए, तो आप नाम बता सकते हैं बोली में। जैसे मान लीजिए आपने नाम ले लिया कि भोजपुरी। भोजपुरी क्या है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, है ना, भोजपुरी, ये एक बोली है। ठीक है, तो बोली क्या होती है ये आप समझ गए, है ना। और भाषा के साथ अगर मैं बात करूं कि बोली और भाषा में कुछ मुख्य बातें बताइए जिससे स्पष्ट हो जाए कि भाई कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाषा। इसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी से अच्छा उदाहरण क्या ही होगा। ठीक है, तो अब समझने की बात यह है कि बोली का जो क्षेत्र है ना वो एकदम सीमित है, यानी लिमिटेड है। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं भाषा की, तो भाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, सीमित नहीं है। ठीक है, बोली की अगर मैं बात करूं तो ये अल्प विकसित कहलाती है, अल्प विकसित। वहीं अगर मैं भाषा की बात करूं तो ये विकसित है, पूर्णतः विकसित होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बोली की कि इसका जो, इसमें जो साहित्य लेखन होता है ना, साहित्य और इतिहास में क्या अंतर होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो साहित्य लेखन जो होता है ना, जैसे कविताएं लिख दी, है ना, गद्य लिख दिए, रचना जो भी लिखना चाहें आप, पद है, दोहे हैं, सोरठे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बोली में जो है क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे आप,
इसका जो स्तर है वो क्षेत्रीय है। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं है, इसमें साहित्य जो है वो फिर से मैं यही कहूँगा कि आप इसका जो है पूरी तरह से देखेंगे कि इसमें संपूर्ण साहित्य जो है वो विद्यमान होता है, इसकी प्रचुरता देखी जाएगी। ठीक है, बोली का जो प्रयोग है वो आप देखेंगे कि ये राजभाषा नहीं होती है ना, जैसे राजभाषा हिंदी है तो बोली, तो यानी इसको सरल शब्दों में अगर लिखा जाना चाहिए तो ऐसा लिखाएगा कि ये सरकारी कामकाज की भाषा नहीं होती बोली। ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये तो राजभाषा है ना, हिंदी। तो यहाँ पर ये वाला अंतर भी स्पष्ट हो गया, राजकार्यों में ये जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, और बोली जो होती है ना, ये व्याकरण से पूरी तरह से बंधी हुई नहीं होती है ना, इसका जो व्याकरण है वो आधा होता है ना, अर्ध व्याकरण समझ लो आप। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण व्याकरण आप देखेंगे भाषा में, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देने वाली। और उदाहरण मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ बोली के, है ना, कि जैसे भोजपुरी हो गई, है ना, बघेली हो गई, ये सब कुछ बोलियों के नाम हैं। ठीक है, और भाषा में तो आप जानते ही हैं, मराठी है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, तमाम ये सब भाषाओं के नाम हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है साथियों, वो क्या है, कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे कि भाई आपने सुना होगा उपभाषा, या आप इसी का एक और स्वरूप कह लीजिए विभाषा। ये एक ही बात है, भाषा, विभाषा या उपभाषा। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे काम होता है। जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वो एकदम से वृद्ध नहीं हो जाता, पहले वो जवान होता है, उसके पहले वो किशोर होता है। ठीक, तो ऐसे ही बोली जब बड़ी होती है ना, और मैंने कहा कि बड़ी होने के बाद वो भाषा में बदल जाती है। तो बोली जब भाषा बन रही होती है, ठीक है, बोली जब भाषा बन रही होती है, ये बोली है, ध्यान से समझिएगा, ये बोली है और ये बन गई हमारी भाषा। तो बोली जब भाषा बन रही होती है तो भाषा के ठीक पहले वो एक और स्तर पे पहुंचती है जिसे आप कहते हैं विभाषा या उपभाषा, यानी बोली से अधिक विस्तृत और भाषा से अल्प विकसित, यानी भाषा से कम विस्तृत, वो कहलाती है विभाषा। अब आप कहेंगे कि विभाषा का मतलब, देखिए सबसे सरल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने बिहारी सुनी है, बिहारी, तो ये जो है ना, ये आप देखेंगे कि बिहारी जो है ये एक विभाषा का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको बोली और भाषा के बीच में कुछ बातें बताई जिससे स्पष्ट हो गया कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो या क्या संबंध है, तो अगर वैसे ही भाषा और विभाषा की मैं बात करूं तो जो चीज़ें बोली के लिए हमने प्रयोग की थी वही हम विभाषा के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, भाषा में क्या होता है ना, जो साहित्य होता है उसकी अपनी एक प्रचुरता होती है और एक महत्व उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन विभाषा में क्या होता है ना, साहित्य तो है, बिहारी में लिखी गई होगी, कई कविताएं लिखी है, गीत लिखे गए हैं, संगीत लिखा गया है, लेकिन उसे राष्ट्रीय स्तर पर वो महत्ता प्राप्त नहीं हो सकती जैसे कि भाषा को होती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि राजकाज की भाषा कभी भी विभाषा नहीं होती, वो तो भाषा ही होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये स्पष्ट हो गया है कि बोली क्या होती है, उपभाषा या विभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है, तीनों में क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध है, ये सब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ और चीज़ें हैं जो इसी लेक्चर में आपका समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं जानबूझकर जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जल्दबाजी हमें तब करने की ज़रूरत होती है जब हम एक बार पढ़ चुके होते हैं, हमारा बेस मजबूत हो चुका होता है और अब हम रिवीजन करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मैं तो यहाँ पर शुरुआत ही कर रहा हूँ इस पूरी की पूरी श्रृंखला की, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए भी बन रहा है जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले हम जो बचपन से बोलना शुरू करते हैं वो है मातृभाषा। ठीक है, फिर मातृभाषा के बाद में
मातृभाषा के बाद में आती है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, है ना। मान लीजिए एक संज्ञा दे दी मैंने, देश भाषा, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई राजभाषा क्या होती है, ठीक है। एक और टर्म इसमें जुड़ जाता है, वो है राष्ट्रभाषा। अक्सर आपने इस पर विवाद देखा होगा कि भाई हिंदी हमारी जो है वो राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। खैर, इस पर हम अभी बात करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक और यहाँ पे मैं टर्म जोड़ लेता हूँ जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है आज के युग में, जब हम वैश्वीकरण में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये टर्म भी हमें समझना चाहिए, जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का, ठीक है। इसको भी हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, ठीक। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा का सबसे सरल अर्थ है कि हम जब बच्चे थे तो हमने अपनी जो भाषा है वो माँ से बोलना सीखा। किससे बोलना सीखा? माँ से। तो ये जो भाषा है ये मातृभाषा हो गई। हमने अपनी माँ से जो भाषा सीखी है वही कहलाती है मातृभाषा, ठीक है। इसमें हमारी बुद्धि का विकास होता है, इसी भाषा से होता है। हमारे अंदर जो अपनी भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता का विकास होता है वो मातृभाषा से ही होता है। ये मातृभाषा बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है देश भाषा, ठीक। अब देश भाषा का क्या मतलब है? देखिए समझिएगा, एक हमारा देश है भारत देश, है ना। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी भाषा है जो चलन में है, जो प्रचलित है, जो आप देखेंगे कि सरकारी कामकाज में भी प्रयोग में आती है, और आप देखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग स्तर के आम तरह से इस भाषा का प्रयोग पूरे देश में करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो ये देश भाषा की श्रेणी में आ गई, ठीक है। तो भारत की जो देश भाषा है वो आप ध्यान रखेंगे हिंदी है, ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। उससे पहले राजभाषा को समझते हैं। राजभाषा क्या है? मैंने बताया था, सरकार के कामकाज की जो भाषा होती है, जिसमें शासन जो जिस भाषा का प्रयोग करता है सरकार, है ना। या आप देखेंगे कि न्याय व्यवस्था में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आप देखेंगे कि वो हिंदी है हमारे देश की, भारत की, ठीक है। संविधान का जिक्र किया था तो मैंने आपको अनुच्छेद 343 के बारे में भी बताया था कि उसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। और आप जानते हैं कि हमारे भारत के जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसमें हिंदी भी सम्मिलित है, एक है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो देखिए राष्ट्रभाषा जो है किसी राष्ट्र की वो भाषा होती है जो वहाँ पर राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं उनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं भाषा के साथ में। वो भाषा को अपनी माँ का दर्जा भी देते हैं, ना। भावनात्मक जुड़ाव होता है उस भाषा से, सांस्कृतिक जुड़ाव होता है, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के लिए उस देश की जो राष्ट्रभाषा है वो गौरव का प्रतीक होती है, एकता का, अखंडता का प्रतीक होती है, अस्तित्व होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि जो राष्ट्रभाषा है, अगर मैं जब इसकी बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी जो हैं, जिन्हें बापू भी हम प्रेम भाव में कहते हैं, उन्होंने दो बातें कही थी। दो बातें कौन सी? एक बात उन्होंने कही थी कि असली भारत जो है वो ग्रामों में बसता है, यानी गाँवों में बसता है। और दूसरी बात कौन सी? वो ये है कि राष्ट्रभाषा जो है वो राष्ट्र की आत्मा कहलाती है, ठीक है। अगर मैं फ्रांस देश की बात करूं तो फ्रेंच जो है वहाँ की राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए राष्ट्रभाषा जो है हमारे देश की वो हिंदी इसलिए नहीं हम कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है ना, हमारा देश जो है वो विविधता को प्रदर्शित करता है। विविधता को हमारा देश जो है यानी डाइवर्सिटी को बतलाता है। तो कई तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई तरह की भाषाएं बोलते हैं और अपनी अपनी भाषा के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम भाव और सम्मान भी है। और यही हमारे देश की सुंदरता भी है और खूबसूरती भी है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा जो भाषा हमारे देश में बोली जाती है पहले नंबर पर वो हिंदी है और दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ी का स्थान आता है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पर बड़े अच्छे से इन चारों टर्म को। अंतर्राष्ट्रीय भाषा की अगर मैं बात करूँ तो कोई देश है मान लीजिए, है ना, अब वहाँ के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं तो कोई तो ऐसी भाषा हो जो कॉमन हो, जो दोनों देशों के लोग समझ पाएँ। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में एक भाषा का बहुत चलन है, नाम है, आप जानते हैं, इंग्लिश कहते हैं उसे, यानी अंग्रेज़ी। ये जो भाषा है ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा में शामिल है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि संपर्क भाषा के बारे में बता दीजिए। तो अब आप समझिए कि जब लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो वो एक संपर्क भाषा होगी। उसमें भी आप अंग्रेज़ी का उदाहरण ले सकते हैं, हिंदी का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी चीज़ें और भी हैं, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इस लेक्चर को आज का समाप्त कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ खास चीज़ें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा लेक्चर। अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे हमारे जैसा कि मैंने बताया कि MPPSC को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो कुछ प्रमुख बोलियां हैं उन पर हम बात करेंगे, कहाँ वो बोली जाती हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके लेक्चर अपलोड हों तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके स्नेह की बहुत आवश्यकता है। और आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा माँ साहब ऑनलाइन को, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी उम्मीद के साथ कि सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको मेरा नमस्कार।